मेरा नाम एस के पारिक है, प्रोफेसर एस के पारिक। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज पीजी कॉलेज के अंतर्गत यहाँ प्रोफेसर हूँ। पिछले 7-8 साल से यहाँ व्यावसायिक प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और आज मैं आपको जिस विषय के बारे में अपना लेक्चर देना जा रहा हूँ उसका नाम है क्रियात्मक प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध क्या है, क्या इसकी संगठन में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इसकी उपादेयता है, किस तरह से महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और आज के इस युग के अंतर्गत क्रियात्मक प्रबंध की आवश्यकताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, इस विषय पर आपसे बात करूंगा। आज हम क्रियात्मक प्रबंध विषय पर बात करेंगे। क्रियात्मक प्रबंध क्या होता है और ये कैसे संगठन में कार्य करता है, इस पर हमको आज गौर करना है। प्रोफेसर जोसेफ मैसी के अनुसार क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशिष्ट शाखा है। यानी कि सामान्य प्रबंध जो है वो कोई अलग से कोई विज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि ये सामान्य प्रबंध जो है कि विशिष्ट शाखा है जिसमें विशिष्ट कार्य करने वाले लोग होते हैं। इस संबंध में डेविस ने भी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि क्रियात्मक प्रबंध संगठन के विशिष्टिगत क्षेत्र के प्रबंध से सरोकार रखता है। यानी विशिष्टिगत क्षेत्र यानी वर्गीकरण के आधार पर जो क्षेत्र बांटे जाते हैं उन्हीं के आधार पर उनका प्रबंध किया जाता है और वो प्रबंधक विशेषज्ञ उत्तरदायी कहलाते हैं उस कार्य के लिए। इसलिए कुल मिलाकर सार रूप में कहा सकता है कि क्रियात्मक प्रबंध संगठन के विशिष्टिगत क्रियात्मक क्षेत्रों के प्रबंध से सरोकार रखता है तथा संगठन के प्रत्येक विशिष्ट कार्य क्षेत्र के प्रबंध के लिए क्रियात्मक प्रबंधक या विशेषज्ञ उत्तरदायी होता है। ये खास बात होती है कि यानी कि कार्यों को बांट लिया जाता है और प्रत्येक वर्गीकृत अलग कार्य के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी जाती है। वही उस क्षेत्र का कार्य करता है और वही उस कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, वही उत्तरदायी होता है। अब क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र की विशेषताएं और प्रकृति क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। विशिष्टिगत क्षेत्र का प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध किसी भी संस्था के विशिष्टिगत क्षेत्र यानी क्रियात्मक क्षेत्रों का प्रबंध है। ये विशिष्टिगत क्षेत्र उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखांकन, शोध एवं विकास कुछ भी हो सकते हैं। क्रियात्मक प्रबंध के प्रत्येक विशिष्टिगत क्षेत्र के कार्यों के लिए एक व्यक्ति उत्तरदायी होता है। इसे क्रियात्मक प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये व्यक्ति इस कार्यों के करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है और वो इनके लिए विशेष तौर पे उत्तरदायी है। विशिष्टीकरण पर आधारित क्रियात्मक प्रबंध का जो आधार है वो विशिष्टीकरण पर आधारित है। इसके अंदर कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है और छोटे छोटे कार्यों में बांटने के बाद उसको फिर विशिष्ट व्यक्ति को विशिष्ट कार्य सौंप दिए जाते हैं। वो विशिष्ट व्यक्ति उन कार्यों को सौंपने के बाद वो अपने क्षेत्र में कार्य करता है और प्रबंध का संचालन करता है। कार्यानुसार विभागीकरण। क्रियात्मक प्रबंध के लिए संस्था की संगठन संरचना के अनुसार कार्यानुसार विभागीकरण करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संस्था के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक विभागों की स्थापना करनी पड़ती है। यानी संगठन के अंतर्गत पृथक पृथक कार्यों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक विभागों की स्थापना करनी पड़ती है, जिससे कि कार्य करना सुचारू रूप से आसान हो जाए। सामान्य प्रबंध की विशिष्टिगत शाखा। मैसी ने भी लिखा है कि क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशिष्टिगत शाखा है। यह संस्था के संपूर्ण प्रबंध के कार्यकारी क्षेत्रों के प्रबंध से ही सरोकार रखती है। विस्तृत क्षेत्र। क्रियात्मक प्रबंध का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखांकन, शोध एवं विकास आदि सभी क्षेत्र जो हैं सम्मिलित हैं। ये संस्था के आकार के अनुसार घटते और बढ़ते रहते हैं। यानी संस्था जिस आकार की होगी उसके हिसाब से ये क्षेत्र कम या ज़्यादा हो सकते हैं। पारस्परिक संबंध। क्रियात्मक प्रबंधकों का सामान्य प्रबंधकों के साथ पारस्परिक संबंध अवश्य होता है। अन्य प्रबंधकों के साथ भी इनके लेटरल या डायगोनल रिलेशन होते हैं, यानी पार्श्विक और तिरछे आड़े तिरछे संबंध पाए जा सकते हैं। रेखा एवं स्टाफ कर्मचारी। क्रियात्मक प्रबंधक यदि विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं जो अपने क्षेत्र में रह करके अपना कार्य करते हैं, लेकिन ये फिर भी इनमें मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय प्रबंध रेखा अधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। दोहरी भूमिका। क्रियात्मक प्रबंध को दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ती है। एक तो अपने क्षेत्र में रह करके संगठन का नियोजन, संगठन नियंत्रण और नेतृत्व जैसे कार्य करने पड़ते हैं, और साथ में इन्हें स्टाफ के रूप में विशेषज्ञ की भूमिका का निर्वाह भी करना पड़ता है। परस्पर व्यापी संबंध। क्रियात्मक प्रबंध कुछ क्षेत्र परस्पर व्यापी विभाग होता है। सही वर्गीय विभाग का ये कार्य, जैसे सही वर्गीय विभाग है, अब ये सभी विभागों से संबंधित सही वर्गीय विभाग का कार्य करता है। इसी प्रकार से विपणन का विभाग है,
ये पूरे संगठन के अंदर विपणन से संबंधित सभी कार्य करेगा। इसी प्रकार उत्पादन, लेखांकन आदि विभाग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उनके कार्य एक दूसरे कार्यों से निर्भर करते हैं। विभिन्न स्तर। क्रियात्मक प्रबंध को विभिन्न प्रबंधकीय स्तर हो सकते हैं। इनमें विभागीय अध्यक्ष हो सकता है, उपाध्यक्ष हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वित्त विभाग का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, प्रबंधक हो गया, शाखा प्रबंधक हो गया, आदि प्रबंध के कई स्तर हो जाते हैं जो संस्था के सामान्य उच्च स्तर के प्रबंधकों के अधीन कार्य करते हैं। अंतर्निर्भर प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध विभिन्न क्षेत्रों के प्रबंध एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। बिना सहयोग करने के ना संस्था की सफलतापूर्वक संचालन करना मुश्किल हो सकता है। समान प्रबंध की प्रक्रिया सिद्धांतों का पालन। क्रियात्मक प्रबंध चाहे किसी भी विभाग या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, लेकिन इसमें समान प्रबंध के नियम और सामान्य नियम कायदे कानून लागू होते हैं जो अन्य प्रबंध के अंदर लागू, जैसे प्रबंध में लागू होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ भी लागू होते हैं। विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल। स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। प्रत्येक प्रबंध के किसी विशिष्ट क्षेत्र और विभाग के कार्यों के लिए एक प्रबंधक होता है और वह कार्य करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके लिए उसके पास तकनीकी कौशल एवं ज्ञान का होना आवश्यक है। इसके बिना वह अपने विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंध नहीं कर सकेगा। प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य है। क्रियात्मक प्रबंध प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य है, चाहे संस्था छोटी हो, चाहे बड़ी, चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक। संगठन की संरचना का आकार, चाहे स्वरूप, आकार, प्रकार कुछ भी हो, लेकिन प्रत्येक संगठन संरचना के लिए आवश्यक होता है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं जो संगठन के अंतर्गत प्रत्येक संगठन में पाए जाते हैं। संगठन के आकार के हिसाब से ये बड़े या कम हो सकते हैं। अब हम क्रियात्मक प्रबंध के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जो व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, दिनों दिन क्रियात्मक प्रबंध की आवश्यकता है प्रबंध के क्षेत्र में और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्यों का विस्तार हो रहा है। संगठन को कई हिस्सों में बांटा जा रहा है। उसकी वजह से दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करने के लिए क्रियात्मक प्रबंध की आवश्यकता और महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस संबंध में हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण संस्था का संतुलित विकास। क्रियात्मक प्रबंध का सर्वाधिक महत्व इसलिए भी है कि इससे संपूर्ण संस्था का संतुलित विकास करना संभव हो जाता है। इसके माध्यम से सभी कार्यों पर प्रबंधक पर्याप्त ध्यान दे पाता है, जिससे संस्था का संतुलित विकास होता है। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। क्रियात्मक प्रबंध विशिष्टीकरण पर आधारित है। विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत कार्य को अधिक से कुशलता से करने का प्रत्येक कार्य को अधिक कुशलता से करने की मदद मिलती है। मितव्ययिता। कुशल क्रियात्मक प्रबंध से संस्था के कार्यों को न्यूनतम लागत और मितव्ययिता के साथ संपन्न किया जा सकता है। ऐसा केवल विशिष्टीकरण करने के कारण ही संभव होता है। शीघ्र एवं यथासमय निर्णय। क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत भिन्न भिन्न कार्यों को पृथक प्रबंधक अलग अलग क्षेत्रों में रहकर के करते हैं, अतः वे अपने अपने कार्यों के संबंध में शीघ्र और यथासमय निर्णय ले सकते हैं, जिससे संस्था को फायदा पहुंच सकता है। समन्वय में सुविधा। क्रियात्मक प्रबंधक अपनाने से प्रत्येक विशिष्ट कार्य के लिए क्रियात्मक प्रबंधक उत्तरदायी होता है। उसे उस कार्य के अन्य सभी कार्यों के समन्वय करने में आसानी होती है। उदाहरण एक सही वर्गीय विभाग सभी विभागों की सही वर्गीय आवश्यकताओं और समस्याओं को भली प्रकार समझ सकता है तथा सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को आसानी से कार्यों में समन्वय स्थापित कर सकता है। आदेश की एकात्मकता। क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। इसके अंतर्गत अधिकारी को आदेश ऊपर से मिलते हैं और वो नीचे वाले अधिकारी तक आसानी के साथ पहुंचा सकता है, जिससे आदेश की एकता को बढ़ावा मिलता है। लचीलापन। क्रियात्मक प्रबंध विभागों की संख्या संस्था की सुविधा के अनुसार विभागों की संख्या को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। संगठन के आकार और प्रकार के हिसाब से इसमें लचीलापन मौजूद होता है। यानी कि संगठन की शक्ति जो ऐसी है उसके हिसाब से आप उसमें कम या ज़्यादा का संभव कर सकते हैं। और कार्यभार बड़ा है तो आप संख्या को बढ़ा दीजिएगा, कार्यभार घटता है तो कर्मचारियों की संख्या को कम कर दीजिएगा। यानी कि ये लचीलेपन का गुण क्रियात्मक प्रबंधन के अंतर्गत मौजूद होता है। नेतृत्व क्षमता का विकास। क्रियात्मक विभाग के अंतर्गत
कार्यों का वर्गीकरण हो जाता है। वर्गीकरण होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में रहकर के कार्य करता है। इस अलग अलग क्षेत्र में रहने के कारण करने के कारण उसकी नेतृत्व क्षमता बढ़ जाती है और हमको अलग से बाहर से नेतृत्व लाने की जरूरत नहीं है। हम अपने संगठन के अंतर्गत ही नेतृत्व विकसित कर सकते हैं। कर्मचारी आवर्तन में कमी। विभिन्न विभागों में निर्माण से क्रियात्मक प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती रहती है, अतः एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी इससे क्या होगा कि संस्था छोड़ के जाने वाले संस्थान व्यक्तियों की कमी हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति बाहर छोड़ करके संस्थान छोड़ करके नहीं जाएगा। प्रशिक्षण में सुविधा। इसमें किसी एक विभाग के कर्मचारियों के समान प्रकार का कार्य करना पड़ता है, अतः वह अपने कार्यों में आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, यानी उसे ऑन दी जॉब प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यानी ऑन दी जॉब कार्य पर प्रशिक्षण देने की संभावना पूरा बनी रहती है। शोध एवं विकास। कार्यों के आधार पर विभागीकरण करने के कारण संस्था में प्रत्येक विभाग में शोध एवं विकास के कार्यों को आप स्थायी रूप से देखा जा सकता है। प्रत्येक प्रबंधक अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सुविधा। क्रियात्मक प्रबंध अपने विभाग के अंतर्गत नीति निर्धारण और उच्च प्रबंधकों को आसानी से निर्णय लेने में प्रभावित कर सकता है। फलतः विशिष्टीकरण के विभाग के अंतर्गत नीति निर्माण करना और क्रियान्वयन करने में सुविधा बनी रहती है। टालम टोलम प्रवृत्ति पर अंकुश। प्रत्येक संगठन के अंतर्गत क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत विशिष्टीकरण के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित काम सौंप दिया जाता है। निश्चित काम सौंप दिए जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। यानी ऐसी परिस्थिति में टालम टोलम की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है, यानी बकवासिंग जैसी गुंजाइश जो है उसको कम किया जा सकता है। दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं। प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ की सेवाएं लेना संभव है। निश्चित संस्था में प्रत्येक सेवाएं संभव होती है। एक क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं हमें निरंतर मिलती रहती है, क्योंकि कार्यों के वर्गीकरण करने के कारण प्रत्येक विभाग के अंतर्गत एक दक्ष व्यक्ति और कुशल व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो ऐसी हमें दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। नवीनतम यंत्र एवं उपकरण। प्रत्येक विभाग में अपने कार्यों का केंद्रीकरण होता है, अतः एक ही विभाग में नवीनतम यंत्र एवं उपकरण प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। एक ही कार्य विभिन्न विभागों में बटा हो तो विभागों में आधुनिकीकरण करना तथा यंत्रीकरण करना बहुत संभव हो जाता है। उत्तम परिणाम। संस्था में क्रियात्मक संस्था के प्रबंध के लिए उत्तम परिणाम उत्पन्न दे सकता है। कार्यकुशलता होती है, इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, कौशल है, अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित रूप से कार्य कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन सारी चीज़ों को मिलाकर के एक संस्था को उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।